11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य है बालक बच्चों और बालिकाओं में जो भेद होता है उसे कम करना और बालिकाओं के अपलिफ्टमेंट यानी कि उनके उन्नति के लिए बहुत सारे रास्ते प्रशस्त करना। और इसी विषय पर आज बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया। हमारे स्टूडियो में हैं पूनम टोप्पो जी जो कि आशा संस्था से जुड़ी हैं और वैद्यनाथ कुमार हैं जो बच्चों के लिए बच्चियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, बाल संरक्षण से जुड़े हैं। तो दोनों का स्वागत है। शुरुआत पूनम जी से ही करती हूँ। पूनम जी, आप लंबे अरसे से हैं और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें या झारखंड के संदर्भ में देखें, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो क्या अंतर पाती हैं बालक बच्चे जो लड़के होते हैं और लड़कियों में क्या अंतर नज़र आता है जिसके बाद आपको इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत पड़ी? नमस्ते, मेरा नाम पूनम टोप्पो है और हम आशा संस्था से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं बच्चों को लेकर के तो काफ़ी डिफरेंस पड़ रहा है बच्चों के इशू को लेकर के। जिस तरह से बच्चे आज एक लड़की बच्ची हैं, बालिकाएं हैं, बालिकाओं का सोच को लेकर के पूरे समाज की दृष्टि थोड़ी अलग है, उनका सोशल नॉर्म्स जो हैं वो अलग हैं, उसको अलग दृष्टि से देखते हैं, लड़कों को अलग दृष्टि से देख रहे हैं। इस दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो लड़कियों को एजुकेशन में थोड़ा कमी आ रही है, उसको ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ नहीं ले जाते हैं। दूसरा चीज़ें हैं कि वो बाल विवाह करके उन बच्चों को जल्दी शादी कर देते हैं और उसके कारण वो अपने पूरे लाइफ में जितने भी बच्चों के राइट्स हैं, उनको खेलने का हक है, पढ़ने का हक है, उनकी भागीदारी का हक है, उनके लाइफ को जीने का हक है, वो सब चीज़ उनको ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से कई इशू जो हमारे समाज में दिख रहे हैं, तो हम अपने संस्था की तरफ से, आशा की तरफ से इन कई मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं, जो कि पूरे झारखंड में आशा एक लीड एनजीओ है और बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे लड़कियों का बाल विवाह कम होगा तो लड़कियाँ अपने जीवन में आगे आ पाएगी। और ये पूरे 2400 जिले में काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोगों का कम से कम 35 एनजीओ हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ हम लोगों ने उनको खेल के माध्यम से फुटबॉल उनको हम लोग एक जरिया बनाए हैं, जो कि इसके साथ ही वो काफ़ी अपने आप को अर्न कर पा रही है, उनको अपने डेवलप कर पा रही है। उनको उनके माँ बाप के कुछ सपने दिख रहे हैं कि नहीं हमारी बच्ची भी इस फील्ड में आ सकती है, जबकि इस फील्ड में कोई बच्चे इस तरह से नहीं आना सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे ट्रैफिकिंग, तो आज हमारे गाँव में अगर जाते हैं तो बहुत सारी लड़कियों को ट्रैफिकिंग कर दिया जाता है, उसको माँ बाप को भी पता नहीं चलता है। तो ट्रैफिकिंग का काफ़ी इशू है। हम लोगों ने खूंटी या रांची 2 जिला में सर्वे किया था, जिसमें 1300 ऐसे वल्नरेबल परिवार हम लोग पाए थे। अच्छा। जो कि जिसमें लड़कियां वल्नरेबल है, वो लोग ट्रैफिकिंग होकर बाहर चली गई, अनसेफ माइग्रेशन करके चली जाती है, लेकिन वो रिटर्न कभी नहीं आती है। वो कई ऐसे महानगरों में जा रही हैं, जैसे कि अब बॉम्बे है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तो इस तरह से महानगरों में जा रही हैं और वो कभी वापस नहीं आती है, 10 साल 15 साल में नहीं आती है। तो एक बहुत क्रिटिकल इशू है, उसको लेकर के हम लोगों ने काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने CWC जो झारखंड में है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उनके साथ में मिल करके ये सब काम कर रहे हैं। जो भी लड़कियों को वो रेस्क्यू करते हैं, वो CWC को खबर करते हैं, उसके साथ हम लोग उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं जी। और उन्हीं के साथ साथ मिलकर के बहुत सारे हमारे होम हैं, पूरे झारखंड के 4 होम है, जिससे बच्चियां वहाँ रह रही हैं, जिससे उनका एजुकेशन, सुरक्षा, उनका राइट्स जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी भी हमारे पास में 200 बच्चे हैं जो कि कंटिन्यू रह करके अपने पढ़ाई में, खेल में वो सब कर रही हैं। और जो बच्ची 6 साल 7 साल की बच्ची हमारे यहाँ आई थी, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है। अच्छा। अगर वो हमारे यहाँ नहीं आती हमारे संस्था में, आशा में, तो वो आज कहीं शादी होकर चली जाती, ठगी जाती, कहीं वो बिक जाती। तो इस तरह से वो एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा खड़ा होता। ये बहुत अच्छा जी, बहुत सही कहा आपने। और वैद्यनाथ जी, आप तो लंबे अरसे से आप भी इस फील्ड में हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए कर रहे हैं। और मुझे जहाँ आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो लगा था कि हाँ, आप बच्चियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है झारखंड में बालिकाओं की और उसके स्तर को सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं आप लोग द्वारा? जी, मैं वैद्यनाथ, चाइल्ड राइट फाउंडेशन रांची, और बच्चों के अधिकार के लिए हम करीब 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। खासकर बालिकाओं के लिए हम बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए जी। उन्होंने एक नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्यों आखिर ये देना पड़ा उनको नारा? क्योंकि हम लड़कियों को इतना बंदिशे में बांध के रखे हैं कि वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पा रही है। लड़कियों के लिए हम ज़रूर यहाँ पर बात करें कि हम बच्चों के लिए ये अधिकार देंगे, लेकिन हम अपने घरों में जा कर के अपनी ही बेटियों के साथ वो अधिकार हम नहीं दे पाते हैं। और इसके लेकर के समाज का वातावरण उसके लिए दोषी है, क्योंकि समाज के लोग ही यहाँ पर लड़कियों को रोड पे सही ढंग से चलने नहीं दे रहे हैं।
उनको अपने अधिकार के लिए और अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देते हैं। 18 साल हुआ कि नहीं, हमारी चिंता लगने रहती है कि बेटी दूसरे घर की पराया है और हमको जल्दी से उसकी शादी करके अपना पिंड छुड़ाना चाहिए उससे जी। लेकिन आज उसी में देखेंगे कि बहुत सारी बेटियां ऐसी है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी समाज को अपना नज़रिया बदलना होगा बेटियों के प्रति। आज हम देखेंगे अगर हमारे घर में कोई भी गेस्ट आया, कोई भी सामान लाने जाना है तो लड़का जाएगा जी। बेटियों को घर का काम देखना है, किचन तक सीमित है। आज से ईसा पूर्व 500 वर्ष हम बात करेंगे, आज से 5000 वर्ष पहले महिलाओं का राज था पूरे देश में जी। पूरी दुनिया में महिलाएं शासन करती थी, लेकिन उस समय एक ही चीज़ था कि आग नहीं था। हम लोगों ने, पुरुषों ने अपना पृथ्वी सत्ता हासिल करने के लिए उनको आग को पैदा किया, उसके बाद महिलाओं को गुलाम बना दिया और उसके बाद उनको एक, आप देखिए जिसको एक पायल को आप पहन रहे हैं तो पायल एक जंजीर का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सोच एकदम वो पायल है, उस जंजीर का प्रतीक है और वो पायल उसको बांध के रखती है कि समाज में जो हमारा पितृसत्ता समाज है, जो पुरुष प्रधान समाज है, वो उस पर रोक लगाता है महिलाओं को अपने अधिकार से बाहर जाने पर। और जो महिलाएं आप देख रहे हैं जो समाज में आगे आकर के अपना अगर हक लेना चाहती है, समाज में खड़ा होना चाहती है, तो डाइन के नाम पे उनका हत्या हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लड़कियां पढ़ लिख करके अपने गांव में अच्छा नाम करना चाहती है तो उसके ऊपर ऐसे दलालों की नज़र है जो कि उसको उठा करके दिल्ली के जैसे महानगरों में जाकर के बेच देने का काम करती है जी। और उससे भी अगर बच गई तो स्कूल जाने समय ऐसे ऐसे लफंगे लोग हैं कि उस बच्ची को इतना प्रताड़ित करती है स्कूल जाने के समय कि वो डर से स्कूल जाना छोड़ देती है। जी हाँ, कई बार आत्महत्या के लिए भी मजबूर होती हैं लड़कियाँ। लड़कियों को मतलब हम जो जिस समाज में को ऐसा बनाना चाहिए, इसके लिए पूरा सिस्टम नहीं, समाज दोषी है कि हम लड़कियों को उनको पूरा अधिकार नहीं दे पा रहे हैं और उनको वैसा वातावरण नहीं पैदा कर पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम भले ही एडवांस होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लड़कियों के प्रति जिस तरह से बैद्यनाथ जी ने भी कहा कि सोच नहीं बदलती है। किस तरह की मुश्किलें आती हैं पूनम जी? कई बार रेस्क्यू करने गए, कई बार छोटी छोटी बच्चियों को भी, जैसे झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिकिंग, तो उन बच्चियों को बचाने में, उनके फैमिली तक हैंड ओवर करने में या उनका पता लगाने में किस तरह की मुश्किलें आती हैं? एक तो हम लोगों ने गांव में जैसे पता करते हैं कि वास्तव में लड़की गायब है इतने सालों से, तो गांव में गार्जियन भी नहीं बता पाता है कि मेरी बेटी कहाँ गई, क्या गई, इस तरह से है। तो हम लोगों ने एक सखी सहेली ग्रुप बनाए हैं, तो उनके माध्यम से हम लोगों का वो केस आता है, फिर हम लोग उसको केस को लेकर के थाना में FIR दर्ज करते हैं। तो FIR दर्ज करने के बाद में जैसे कि दिल्ली जैसे महानगरों में अगर हम लोग ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसी है, तो वहाँ भी प्लेसमेंट एजेंसी उनको रखे रहते हैं, कहाँ किस तरह से एग्रीमेंट करते हैं वो बिक जाते हैं, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे यहाँ झारखंड की लड़कियाँ हैं लेकिन वो झारखंड में नहीं है, वो अलग अलग देश अलग अलग शहरों में है, तो वहाँ पर जाके वहाँ की पुलिस के साथ उनको बातचीत करना, फिर वहाँ के जो CWC है वहाँ पर बात करना, वहाँ के जो होम्स हैं जो CWC के द्वारा चलाए जाते हैं वो होम्स है, वहाँ पर उनके साथ बात करना, मतलब एक नेटवर्किंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस नेटवर्किंग में बहुत सारे लोगों की मानसिकता क्या अच्छी है नहीं है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो बच्चे अगर वहाँ पर पकड़े जाते हैं तो उसको सीधे होम में भेज दिया जाता है, अगर होम से भी अगर निकालना है तो वहाँ से केस चलेगा, फिर केस करने के बाद में वो रिटर्न नहीं आ पाती है, तो वहाँ भी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग केस आता है, केस हम लोग थाना में करते हैं, तो सबसे पहले वो जो माँ बाप के साथ हैं, आसपास के लोग हैं, चाहे सहेली है या फिर उसके चाचा है, चाहे मामा है, दादा है, इसी का नाम आगे आता है, लेकिन वो वहाँ तक स्टेशन तक उनका नाम है, स्टेशन में लाके लड़कियों को छोड़ देते हैं, वहाँ तक उनका नाम है, इससे आगे किसी का नाम किसी को पता नहीं है कि कौन हमको ले गया आगे, दिल्ली तक हम कैसे पहुँचे, क्या किए, इस तरह से नहीं आता है। तो जो लड़कियों को हम रेस्क्यू करके लाते हैं, जब उसके बयान पुलिस लेती है तो अगल बगल ही अपने ही लोगों का नाम लेती है, फिर पुलिस उसी को पकड़ लेता है, उसी को पकड़ के उसके साथ केस चलता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम वो किसी को भला के लिए कि नहीं पढ़ रही है, गरीब है, तो हम इसको अगर बाहर भेजेंगे तो कुछ काम कर पाएगी, ऐसा सोच करके लड़कियां बताती है, लेकिन वो एक ट्रैफिकिंग में फंस जाती है, फिर अगर उसका नाम आता है तो फिर वो ट्रैफिकिंग एक्ट वगैरह में फंस जाती है। तो काफ़ी लड़कियों को भी इस तरह से बहुत सारा मुसीबत झेलना पड़ता है कि वो किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, यानी रेस्क्यू कराना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि अपनों के द्वारा ही अधिकतर झारखंड की लड़कियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुश्किल उन्हें अपनों से ही आती है कि कौन उन्हें कहाँ भेजता है, किस वजह से भेजता है, शायद अभाव की वजह से भेजता है। इस तरह के कितने चैलेंजेस आप लोगों को लगातार झेलने पड़ते हैं बैद्यनाथ जी? अगर देखिए बच्चों को तस्करी का बात है तो
डिमांड है सबसे पहले, लड़कियों का ही डिमांड क्यों है? बिल्कुल। पूरे देश में लड़कियों का डिमांड है। 78% केवल आदिवासी लड़कियों का तस्करी होता है झारखंड से। जी। अभी देखेंगे कि आपको राज्यसभा में सरकार ने बताया कि पिछले 3 साल में 13 लाख लड़कियां लापता हो गई, जो कि नहीं मिली है। उनका कोई पता नहीं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो एक डिमांड है, इस पर जो काम करते हैं, जो नेक्सस है, जो बड़े क्रिमिनल्स है, जी। वो ज़्यादा मुनाफा लड़कियों से कमाते हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो झारखंड के लड़कियों को इस तरह से महानगरों में पेश किया जाता है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय में, और जो उनके ग्राहक है एक से एक ज़्यादा दाम देते हैं, इसीलिए यहाँ से डिमांड ज़्यादा है। और ख़ास करके आप देखेंगे, जैसे बात हुई आसपास की जो दलाल है जी, अधिकांश बच्चों को उनके सगे संबंधी ही इस धंधे में नहीं बोलेंगे, मतलब उनको इसका पता नहीं है। उनको तो लगता है कि हमारी बेटी दिल्ली जाएगी, 5,000 रुपया कमाएगी और हमारा घर का माली स्थिति सुधरेगा। जी जी। लेकिन एक बच्ची को दिल्ली लाने में जो एक दलाल है, एक तस्कर है, पन्ना लाल जैसे लोग हैं, जी जी। वो एक बच्ची को दिल्ली लाने में करीब 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है। जी। तो हम अगर एक व्यापारी हैं, हम 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 5 गुना हम फायदा कमाएंगे। बिल्कुल। वही हाल है कि वो बच्ची जब दिल्ली जाती है तो उनके मकर जाल में फंस जाती है, और ये प्लेसमेंट एजेंसी के जो किंग पिंग लोग हैं उसको तरह तरह से उसका शोषण करके अपना पैसा कमाते हैं। आज आप देखेंगे कि पन्ना लाल अभी जेल में है जी। कभी 800 रुपया में नौकरी करने वाला आज 1000 करोड़ का मालिक है। बिल्कुल। और मतलब कहाँ से उतना, उसके ऊपर आरोप है कि 10,000 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने बेच दिया। जी। और झारखंड की जहाँ तक पुलिसिंग की बात अगर आ रही है तो कि पुलिस हमें मदद कर रही है, जी। लेकिन अभी भी पुलिसिंग में उतना सिंसियर नहीं है। आपके घर से अगर आपकी बेटी लापता हो जाए, आप नज़दीक के थाने में जाए, उनका एक लफ्ज सबसे पहले होता है किसी लड़का के साथ भाग गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहला शब्द उनको, और वो आपके दिल को एकदम छेद कर देता है उनका यह बात। जी। तो ये चीज पुलिसिंग को भी सुधारना होगा कि जो बच्चे लापता हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि 24 घंटा के अंदर FIR दर्ज करना है जी। तस्करी के तहत, और फिर उनको खोजना है। जी। लेकिन इस तरह का काम अभी तक नहीं हो रहा है। अभी तक कोई भी सरकारें आई इस ओर बहुत संवेदनशील नहीं दिखी। संवेदनशील नहीं दिखी। मैं इसमें बताऊंगा कि बच्चे पे तरह तरह की यातनाएं। आप बताएं, 11 अक्टूबर को हमारा बालिका दिवस मनाया जा रहा है। जी। 12 सितंबर 2012 को पोक्सो कानून लाया गया। जी। बच्चों को बचाने के लिए कानून लाया। आज पूरा जेल बच्चों से भरा हुआ है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा बच्चे उसके शिकार हुए हैं कि टीन एजर्स में हर बच्चे वह नादानी करते हैं, और उसका ये कानून के कारण वो आज सलाखों के पीछे हैं। जी। हम अपने बच्चों को कानून नहीं बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम घरों में बात ही नहीं करते हैं कानून का। जी। और ख़ास करके हम ये करेंगे कि जैसे बच्चों की जो मुद्दे हैं, तरह तरह की घटनाएं हैं, बालिका दिवस तभी सक्सेस होगा जब इस पे हमारा संसद बात करेगा, हमारा राज्यसभा बात करेगा, हमारा विधानसभा बात करेगा। बच्चों के नाम पे ये लोग एक दिन भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। अपने वेतन के लिए बात करते हैं, अपनी सुविधा के लिए बात करते हैं, लेकिन बच्चों के मुद्दों पे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि बच्चे हैं ना, वोट बैंक नहीं है नेताओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे राज्य में, हमारे देश में बहुत सही कहा आपने कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत है, और सिर्फ राजनीतिकरण के तौर पर नहीं, इसे व्यक्तिगत तौर पे लेना चाहिए कि जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हमारे बच्चे भी हैं। पूनम जी, एक और बात, जब आप बच्चों को लाती हैं, आपने बताया कि आपके पास तकरीबन 200 बच्चियाँ हैं, इन बच्चियों के बेहतरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह की मुश्किलें आती हैं? एक तो जो बच्चे हमारे पास हैं, जिसको बहुत सारे हम लोगों के पास हैं, रखे हैं, और ये बच्चे एक तो अनाथ हैं, ऑर्फन हैं। गांव में ऐसे बच्चे अगर हम लोग ढूंढेंगे तो 4 या 5 बच्चे हर गांव से इस तरह से मिल जाते हैं जी। तो वे बच्चे हमारे यहाँ रह रहे हैं। एक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फंडिंग का क्राइसिस हो जाता है कि हम इतने सारे बच्चे को हम लोग कैसे रखेंगे। तो आज अगर हमारे पास बच्चे आ रहे हैं तो उनको मेडिकल है, खाना है, कपड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको सुविधा तुरंत ही उनको देना पड़ता है ताकि तुरंत वो अच्छा कर पाएंगे। तुरंत स्कूल का एडमिशन है, उनको कई तरह से ट्रेनिंग हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये बच्चे हैं तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी कंप्यूटर का पूरा का सिस्टम कंप्यूटर से ही चल रहा है। अब एक
फॉर्म भी भरेंगे तो कंप्यूटर्स के साथ ही भरेंगे। तो बच्चों को इस तरह से कई तरह से जो ज्ञान देने की बात है, ताकि एक बच्चा अपना लाइफ में जैसे कि 18 साल होते होते अपने परिपूर्ण होकर के निकलेंगे, इस तरह से हम लोग कई तरह से ज्ञान हम लोग उनको देने का मतलब कोशिश करते हैं और उनको आगे लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कई लोग हैं, नेटवर्क हैं, तो उसका सपोर्ट करते हैं। सरकार की भी हम लोगों को मदद मिलती है। कई स्कूल हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो लोग भी काफ़ी हम लोगों को मदद करने का कोशिश करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को कैसे कैसे कर पाएंगे। और इंडिविजुअल लोग हैं तो उनका भी कई तरह से क्लास चलता है, जैसे कि अनुराग सर हैं तो उनकी मिसेस है तो कई सारा क्लास लेती हैं, तो आती है तो वो अपने संडे टाइम निकाल करके इंग्लिश स्पोकिंग क्लास लेती है। तो इस तरह से कई तरह से लोग आते हैं, उसको हम लोग को मदद करते हैं। कठिनाई काफ़ी है, रहने का सुविधा नहीं होने के कारण वो भी हम लोग को जुटाना पड़ता है कि कैसे हम लोग जुटा पाएंगे। और हम लोगों को ये जो कार्यक्रम करते हैं हम लोग तो इन बच्चों के साथ कर रहे हैं, और इसी बच्चों के साथ मिलकर के हम लोग कई तरह से जैसे थिएटर सिखलाते हैं, उनके अंदर वॉइस लाते हैं। ये वॉइस लाते हैं, एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, तो कल्चरल प्रोग्राम से भी उनको अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो, ताकि वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ उनको अपना घर लगे, अपना सब कुछ करे। सारा कुछ ओपन है, जैसे स्कूल सारे बच्चे जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं तो अपने से खाना निकाल के खा रहे हैं, तो उनको कभी नहीं लगता है कि हम लोग घर से बाहर हैं। अभी भी हम लोग उसको बोलते हैं कि अपना माँ बाप का याद आ रहा है क्या? जब काउंसलिंग करते हैं तो पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हमको माँ बाप नहीं याद आ रहे हैं, या फिर हमारे गाँव याद नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग यहीं रहना है। इसके बावजूद भी हम लोग गर्मियों की छुट्टी में उनको वापस घर भेजते हैं ताकि वो अपने परिवेश में रहे, अपने परिवेश की समझे। और वो हमारा यहाँ होम में उनका घर नहीं है, उनका घर उसके माँ बाप हैं, उनका गांव है, उनका सब कुछ है। तो हम लोग उसको हमेशा एक्सपोजर कराते रहते हैं ताकि आपका परिवेश ना भूले, आप उसी जगह रहो, लेकिन वहाँ पर एक लीडर बन के खड़ा हो। अब वहाँ पर हम लोग उनको जैसे लड़कियाँ बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर भेजते हैं, तो VCPC कमेटी है जो कि गाँव में है, तो वहाँ उनकी भागीदारी हम लोग दिखाते हैं। ग्राम सभा में उनकी अपनी भागीदारी हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप अपने वोकल तरीका से ग्राम सभा में अपने मुद्दों को रख पाओ कि हम लड़कियां हैं, हम लोगों का पास राइट है, अधिकार है, हम बहुत सारी योजनाओं से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग से हम लोग जुड़ सकते हैं, अपना हम लोग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और हमारे गांव में और सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक चैनल बना के रखे हैं ताकि गाँव में भी वो लोग अपने बना कर रखेंगे। और एक्सपोजर भी हम लोग काफ़ी कराते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर थाना हो, ताकि बच्चे को लेकर के कोई इग्नोर ना करे, केस हो तो जिस तरह से बैद्यनाथ बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा तुरंत इग्नोर करता है, तो इसके लिए हम लोग इसको एक्सपोजर भी काफ़ी कराते हैं। बैद्यनाथ जी, आपने एक बात कही थी कि उन्हें अपने खूबियों का या उनके लिए जो अधिकार है, बच्चों के जो अधिकार हैं उन्हें ही पता नहीं है। तो क्या आप जब बच्चों को आपके संरक्षण में आते हैं, चाहे आपके संस्था के, तो क्या उन बच्चियों को, विशेषकर बच्चियों को, उनके अधिकारों के लिए आप लोग उन्हें अवेयर कराते हैं? क्या स्पेशल उन्हें कुछ समझाते हैं उनके बढ़ोतरी के लिए? मैं खास कर इससे बच्चों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, प्लस स्कूलों में जा कर के बताता हूँ कि अगर स्कूल के बच्चे को, खासकर टीनेजर बच्चे फंस रहे हैं ऐसे मामले में, तो जैसे बड़े बड़े स्कूल है, सभी स्कूलों में मैं जा कर बता रहा हूँ उनको वर्कशॉप के द्वारा कि पोक्सो कानून है क्या। अगर तुम लगातार किसी लड़की का पीछा कर रहे हो तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इस चीज़ को तुम सीखो और जानो। तो ये बच्चों को जब तक अगर हम कानून नहीं बताएंगे, कानून का डर नहीं बताएंगे, तब तक उनके अंदर खौफ नहीं होगा। और इसलिए बच्चों को भी कानून बताना बहुत ज़रूरी है। अब घर में हमें कानून पे बात करनी चाहिए, और ख़ासकर उनके सिलेबस में अब 8 क्लास के बाद के बच्चों को हम लोग उस पर डिमांड कर रहे हैं कि 8 क्लास के बाद के बच्चों को जो बेसिक कानून है बच्चों के लिए, वो उनको क्लास में पढ़ाया जाए जी, जिससे कि वो अपराध की ओर नहीं जाए और उससे अपने आप को बचा पाए वो जी। बहुत सही कहा आपने। और एक बात तो और भी है, आपने भी कहा कि पारिवारिक मूल्य बहुत ज़रूरी है, और हमारी झारखंड की परिस्थिति बहुत समृद्ध परिस्थिति नहीं कहेंगे कि किसान हैं, गरीब लोग हैं, तो वहाँ पारिवारिक मूल्यों की थोड़ी कमी हो जाती है। तो क्या आप वैसे फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं? अगर जिनके बच्चे बाहर गए, रेस्क्यू करा के लाए गए, या किसी मजबूरी में बाहर जाना पड़ा उन्हें, तो वैसे फैमिली को भी आप लोग समझाते हैं क्या कि कैसे परिवार में बच्चियों को रखना है, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है? बाल विवाह भी बड़ी समस्या है, इन सारी बातों को लेकर काउंसलिंग करते हैं क्या? ये सवाल मेरा बारी बारी से आप दोनों से ही रहेगा जी। जो लड़कियां बाहर चली गई या फिर रेस्क्यू करके हम लोग के पास है,
तो उस गांव में उस परिवार के साथ में एक तो उनका ज़्यादातर एग्रीकल्चर के साथ वो लोग जुड़े रहते हैं जी। तो उनको हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी उनके योजनाएं हैं तो उनसे लिंकेजेज उनको करने की ज़रूरत है। जैसे कि लड़कियां हैं तो अभी सावित्रीबाई फुले योजना है तो उसे लड़कियां पढ़ सकती है, आ सकती है, लोग अच्छा से वो काम कर सकती है, उसको शादी की उम्र तक भी उनको पैसा उनको मतलब है सावित्रीबाई फुले योजना में। तो एक अच्छा पहल है जिसके साथ हम लोग आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, ग्राम सभा, इसके साथ में भी हम लोग उनको बातचीत करते हैं कि ये चीज़ें हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस तरह से जैसे जो भी परिवार हैं, पिताजी हैं, अगर वो माइग्रेट करके चले जाते हैं ईंट भट्टे वगैरह में चाहे कहीं जाते हैं तो जब वो रिटर्न आते हैं तब हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका जो पैसा काम करके लाते हैं तो उसका खुद ब खुद अकाउंट खुले और अकाउंट में उसका पैसा को इन्वेस्ट करे और वो उसका अकाउंट का खाता उसके पास रखे ताकि वो ज़रूरत जैसे पड़ेगा, जैसे बच्चों को पढ़ाई में, कभी वो नौकरी में या फिर कहीं आगे जाए कुछ ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं। और ये पूरी की पूरी बात हम लोग ग्राम सभा के में रखते हैं और ग्राम सभा को ये बताते हैं कि जो आपका माइग्रेट करके जा रहे हैं जितने भी लोग हैं उनको किस तरह से हमको रहन सहन करने की ज़रूरत है। आपके पास पैसा 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी, उसको कैसे हम सेव कर पाएंगे, कैसे हम चला पाएंगे, उसकी भी हम लोग बातचीत करते हैं। और वैसे हम लोग एक PRI करते हैं पूरे गांव में कि कौन एक ऐसा गरीब परिवार है जो कि माइग्रेट करके जा सकता है और वो ग्राम प्रधान को हम लोग को मैप देते हैं पूरा कि आपका कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि अब परिवार जा सकता है, ठगे जा सकता है और कोई उसको ले जा सकता है, बहला सकता है, तो उसका मैपिंग हम लोग उसको देते हैं। और पूरा ग्राम सभा में एक रजिस्टर हम लोग रखे हैं ताकि कोई जाए तो वहाँ पर रजिस्टर करके जाए ताकि उसे कोई ठगे ना जाए। अगर हम लोग ढूंढे तो उसमें हेल्प हो जाएगा। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से हो पाएगा, कर पाएगा। हम लोग ने हर गांव में बॉयज़ ग्रुप और लड़कियों का ग्रुप बनाए हैं, उसमें 2 गेट कीपर रखे हैं। अच्छा। तो उसमें से 2 लड़के लड़कियां हैं तो उसको हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बहुत सारे गार्जियन क्या करता है कि हमको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ये सोच करके बैंक जाना, कॉलेज जाना, फिर कहीं भी कुछ योजनाओं का भरना, इस तरह से होता है तो बहुत डरते हैं। अच्छा। तो वैसे लड़कों को हम लोग रखें और बहुत सारे फॉर्म जो पहले नहीं भर रहे थे जैसे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने में, तो अभी फॉर्म भर रहे हैं। जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, बालिका योजनाएं हैं, मातृत्व योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो योजना अगर उनके पास आएगा तो उनके पास कुछ ना कुछ अकाउंट में पैसा उनके पास रहेगा तो वो हो पाएगा। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक गांव का पूरा माहौल अभी चेंज हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो काफ़ी अच्छा वो कर पा रहे हैं। बैद्यनाथ जी, आप भी इस तरह के प्रयास जरूर करते होंगे। मेरा बोलना है कि अगर दिल्ली से जो लड़की आती है थोड़ा वो अवेयर होकर आती है, अगर 6 महीना भी दिल्ली में रह जाए तो थोड़ा वो एक्टिव होकर के आती है और गांव में वो आते ही इस परिवेश में उतना जल्दी से नहीं घुल पाती है वो फिर। अच्छा। और गांव के लोगों का कुछ जो ऐसे लोग होते हैं उनके ऊपर बुरी नज़र आता है और लोग उसको दिल्ली रिटर्न के नाम से बोलने लगते हैं गांव में, जो कि उसको दिमाग में लगता है फिर, और इस डर से वो फिर से वापस चली जाती है। इसलिए ऐसे परिवार को हम लोग काउंसलिंग करके बताते हैं कि आपकी बेटी है, वहाँ काम करने गई थी और पुलिस के द्वारा बचा करके लाई गई है, आप इसको अपने ढंग से इसको समझा करके रखें और उससे ऐसे इस तरह से ट्रीट नहीं करें कि दिल्ली गई थी। तो इसको मतलब एक सामाजिक परिवेश जो होता है उससे वो अपने आप को अलग करने लगती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग काउंसलिंग करके उसको समझाते हैं। और ख़ासकर गांव में जो पूनम जी ने बताया कि जो ये BCPC कमेटी है उनका मेन मकसद है और ग्राम प्रधान का मतलब काम ही है यही कि वो देखे अपने गांव में कौन ऐसे वल्नरेबल परिवार है और उसको चिन्हित करे और चिन्हित करके वो रजिस्टर में एंट्री करे और फिर लेबर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे। ये पूरा रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी बच्चे गायब हो रहे हैं, फिर भी लड़कियां जा रही है बाहर काम करने के लिए और जिनका सालों तक पता नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपने इस चीज़ को जो हम लोग जाके कर रहे हैं, ये गांव की कमेटी को खुद आगे आना होगा, वहाँ उनको अखड़ा में बैठ के बात करना होगा। उनके गांव के जो मुखिया हैं, ग्राम प्रधान है, उनको कम से कम सप्ताह में एक चौपाल लगा करके इस मुद्दे पे हमारे गांव के क्या मुद्दे हैं उस पर वो अगर इसमें ट्रैफिकिंग को बात करेंगे तो हम इसको रोक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ज़रूरी और विषय है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी भी ये वजह है कि लोग नहीं सोच पाते हैं कि हम बच्चियों को कहाँ भेज रहे हैं। छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी अर्न करने की उम्र नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए अर्न करेगी। शिक्षा भी इन सब रास्ते में चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। क्या कहना है पूनम जी और बैद्यनाथ जी? शिक्षा अगर हम लोग अभी भी देखेंगे कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग बहुत 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन हम गांव स्तर पे देखेंगे तो अभी भी लोग अनपढ़ हैं।
बिना पढ़ाई लिखाई किए। इसीलिए हमको शिक्षा मतलब मिले या फिर ये बच्चियाँ आगे जाएंगी, आगे इनका लाइफ क्या होगा, इसके बारे में कभी भी वो लोग नहीं सोचते हैं जी। तो जैसे कि परिवेश में कुछ कुछ चीज़ देखते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा उनको, कैसे एक दूसरी की बेटी है वो कहीं चली गई है तो कुछ पैसा कमा के लाई है तो मेरी बेटी भी पैसा कमाएगी। जी, तो जी। बस इतना ही सोच है उसको, बहुत ज़्यादा कि पैसा किस किस तरीका से कमाएगी या फिर वो कितनी मुश्किलें कितनी उसे- मुश्किलें होगी उसको नहीं समझते हैं। तो अगर वो कहीं भी चली गई हैं तो जैसे ऑप्शन भी उनके पास नहीं है, मेरी बेटी को अगर हम टीचर बनाएंगे, नर्स बनाएंगे या फिर किसी तरह से दूसरे वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके अगर वो करती है तो अच्छा उनको बनाएंगे, ऐसा उनका सोच नहीं है। उनका बस ये सोच है कि कुछ बहुत पैसा वो कमा के ले, यार बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं, बहुत सारा कुछ कमा के लाए ताकि मेरा घर में थोड़ा बहुत भी खेती बाड़ी हो, बैल खरीद पाएंगे, इस तरह से इतना ही सोचती है। जी। और अगर हम एजुकेशन के मामले में देखेंगे तो अभी भी गाँव में 5 क्लास से लेकर के बच्चियाँ ड्रॉप आउट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो कुपोषण हो गया तो जी। कुपोषण की वजह से काफ़ी लड़कियां ड्रॉप आउट हो गया, बिल्कुल। बहुत सारे चॉइस मैरिज लोग कर गए हैं, बाल विवाह हो गया। और जैसे कि हमारे समाज में यहाँ पर काफ़ी जो ढुकू प्रथा है तो जी, ये उसमें सारी अपने से मुश्किलें चली गई हैं तो अपने से रह रही हैं, उसके साथ परेशानी है, कुपोषण का जी, मुद्दा जी। है जो जिसमें बच्चे को जन्म दे रही है उसमें लड़कियां मर जा रही है, इस तरह से हो रही है। ये चुनौतियां काफ़ी हैं। बहुत चलते ज़्यादा चलते चुनौतियां वैद्यनाथ जी हैं। इन चुनौतियों को कैसे कम किया कि जाए? गरीबी एक बड़ा कारण तो है, लेकिन साथ ही साथ आप एजुकेशन की बात कर लेंगे तो क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन हमें सरकार से नहीं मिल पा रहा है। जी। और हम केवल खिचड़ी खाने वाले स्कूल तक जाते हैं, बच्चे जा रहा है खिचड़ी खा करके वापस आ रहा है। जब तक क्वालिटीपूर्ण अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम इस चीज़ को नहीं सुधार पाएंगे। जी। और गांव में अब जहाँ तक भी देखेंगे तो सरकार अनाज दे रही है, चावल दे रही है, हर सारी सुविधा दे रही है, जी। लेकिन एजुकेशन पे अभी तक सरकार का फोकस नहीं है। जी। और एजुकेशन पे जिस दिन फोकस हो जाएगा और हर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और हमारा झारखंड अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करें तो झारखंड में कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसे कम करने की आवश्यकता है। और विशेषकर बालिकाओं की बात करें तो अभी भी कई मुश्किलें हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को कम करने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं और आप जैसे लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो बच्चियां हैं उनसे जुड़े मुद्दे कम होंगे, उनकी आत्महत्या के मुश्किलें कम होंगी, उनकी ट्रैफिकिंग की समस्या कम होगी, उनको सही शिक्षा मिलेगी। इसी कामना के साथ पूनम जी और वैद्यनाथ जी स्टूडियो में आए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।